नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। हमारा टॉपिक जो चल रहा है राजस्थान जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेवाड़ राज्य के इतिहास। इसमें पूर्व मैंने आपको बताया था कि गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, दो वंशों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। हमारा गुहिल वंश कंप्लीट पिछले पूर्व वीडियो में हो चुका है और अब जो हम बात कर रहे हैं सिसोदिया वंश के भाग 2 की बात कर रहे हैं। मित्रों, सिसोदिया वंश के अंदर 3 टॉपिक मैंने आपको पहले पूर्व में बताया था कि 3 कैरेक्टर्स जो होते हैं उनसे एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है। एक महाराणा कुंभा, दूसरा है संग्राम सिंह जिसको हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे हैं महाराणा प्रताप, जिनसे पूरे मेवाड़ के इतिहास का जो सूरज चमकता हुआ नजर आता है वो मेवाड़ के एक महानायक महाराणा प्रताप। ये 3 जो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण रूप से हैं। यदि मानिए स्टूडेंट के 3 टॉपिक तैयार होते हैं तो मेवाड़ का सिसोदिया वंश का जो इतिहास है वो लगभग 95% प्लस वो तैयार अपना टॉपिक कर चुका होता है। आज इस सिसोदिया वंश के इतिहास में मैं आपको जो स्टडी कराऊंगा वो है महाराणा कुंभा के बारे में। थोड़ा सा जो पिछला वीडियो क्लास रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। महाराणा कुंभा जो रहे हैं, जिनके पिता का नाम मोकल था, मोकल की हत्या जीलवाड़ा में उनके चाचा व मीरा के द्वारा कर दी गई थी। और जब जीलवाड़ा में चाचा व मीरा के द्वारा मोकल की हत्या की गई थी तो उस दौरान महाराणा कुंभा वहां मौजूद थे, लेकिन महाराणा कुंभा को जो मेवाड़ी सेनानी थे उनके द्वारा बचा लिया गया था और बाद में जो शासक बना वो बने थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जन्म, एक थोड़ी इंफॉर्मेशन महाराणा कुंभा की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं कि महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो 1423 ईस्वी में हुआ था और राज्याभिषेक जो उनका हुआ वो 1433 ईस्वी के अंदर। हम इसमें देख रहे हैं कि जन्म 1423 और राज्याभिषेक 1433 ईस्वी का हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराणा कुंभा कि राज्याभिषेक के समय महाराणा कुंभा की जो आयु है 10 वर्ष की है। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में वो शासक बने थे और 10 वर्ष की आयु में एक जो बालक शासक बन रहा है वो एक आगे जाकर के एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान शासक और एक महान विद्वान, महान संगीतज्ञ, उसकी कई उपमाएं उनके पास रही है। उनकी चर्चा आज हम इस टॉपिक के अंदर हमें करनी है। इसमें देखिए आगे कि महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था, उनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था सुमति झाली। सुमति झाली जो है संत रैदास की शिष्या थी और मेवाड़ राजघराने में भक्ति परंपरा का प्रारंभ जो है सुमति झाली के द्वारा किया गया था। कुंभा की संतानों में हम देखते हैं कि एक का नाम है उदा, जिसे उदयकर्ण के नाम से भी जाना जाता है और इसी के द्वारा कुंभा की हत्या की गई थी। वो चर्चा हमारी आगे रहेगी। और दूसरे इनके जो पुत्र रहे वो रहे रायमल। कुंभा की एक पुत्री थी जिन्हें रमाबाई के नाम से इतिहास में जाना गया है। इनकी उपाधि, इनका उपनाम जो रहा है वो है वागेश्वरी, क्योंकि ये महान संगीतज्ञ थी इसलिए इन्हें वागेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। ये एक बरबली तौर पे इंफॉर्मेशन है महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा दरअसल एक ऐसे मेवाड़ के ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विरुद्ध धारण किया है। विरुद्ध इनको उपाधियां उनको धारण हुई है। सबसे ज्यादा उपाधि धारक जो शासक हुआ है महाराणा कुंभा रहा है। अब मैं आपको यहाँ महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं वो उपाधियां उन्हें किस किस क्षेत्र में दी गई हैं, किस कारण से वो उपाधि उन्हें प्राप्त हुई, उस पर चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। उपाधियां, चूंकि काफी सारी उपाधियां यहाँ पर हैं, लेकिन मैं हाथों हाथ आपको ध्यान देंगे, आप अपने जो नोट्स बना रहे होंगे तो सब बहुत इंपॉर्टेंट जो उपाधियां जिनसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछता है उस पर मैं हाथों हाथ राइट का चिन्ह लगाता चलूंगा। तो आप ये ध्यान रखिए, इन उपाधियों को आप बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, बाकी उपाधियों को आप छोड़ सकते हैं। फिर भी महाराणा कुंभा की जो उपाधियां रही हैं उन उपाधियों की जानकारी हमें 2 महत्वपूर्ण स्रोतों से मिलती है। एक है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि चित्तौड़ से हमें मिलता है और एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि राजसमंद जिले से हमें मिली है। महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि जो आती है वो आती है अभिनव भट्टाचार्य। जो अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि हम यहाँ देखते हैं, ये ध्यान रखिए, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इन्हें संगीत के क्षेत्र में दी गई है। दरअसल
महाराणा कुंभा जो है वो वीणा वादक थे। ध्यान रखना, महाराणा कुंभा, यदि प्रश्न हमारा यह होता है कि महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे, तो आप ये ध्यान रखिए वो वीणा वादक थे, वीणा बजाया करते थे। तो एक महान संगीतज्ञ होने के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था। मुस्लिम शासकों के द्वारा दूसरी महत्वपूर्ण उपाधि ध्यान रखिए, उन्हें हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई थी। तो हिंदू सुल्तान की जो उपाधि दी गई थी वो, माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, वो मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई थी। राणा रासो जो उन्हें कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि विद्वानों के आश्रयदाता थे। महाराणा कुंभा स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के संरक्षक भी थे। इन्हीं के दरबार में काफी विद्वान यहाँ रहा करते थे। इन्हें हाल गुरु कहा गया क्योंकि गिरी दुर्गों के स्वामी रहे हैं, काफी दुर्ग इन्होंने बनाए हैं। क्योंकि कुंभा का शासनकाल मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो हुआ है वो कुंभा के द्वारा किया गया है, जिसमें निर्माण और पुनर्निर्माण उसके अंदर शामिल है। तो गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु कहा गया। छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत होने के कारण इन्हें छापामार की उपाधि, छाप गुरु की उपाधि दी गई है। राजनीति में चूंकि दक्ष थे, एक महान राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो इसलिए इन्हें राजगुरु कहा जाता है। महान दानी, आप ये मानिए एक तरीके से कि इनके दरबार में चूंकि जब भी कोई दान मांगने जाता तो ये मना नहीं करते थे। एक महान दानी जो रहे हैं, इसलिए इन्हें दान गुरु की उपाधि दी गई है। ये राजाओं के राजा कहलाए, इसलिए महाराजा धीराज इनको कहा जाता है। महाराणा, जो मेवाड़ राणाओं की जो उपाधि है, मेवाड़ शासकों की उपाधियां रही हैं, चूंकि इनका अनेक राज्यों पर अधिकार होने के कारण इन्हें महाराणा की उपाधि दी गई। परम गुरु इसलिए कहा गया है कि विभिन्न विधाओं के ज्ञाता थे। नरपति, इसलिए नरों में, ये नरपति यानी नरों में जो श्रेष्ठ थे, मानवों में श्रेष्ठ थे, इसलिए नरपति की उपाधि इनको दी गई थी। अश्वपति इसलिए कि कुशल घुड़सवार थे। गणपति इसलिए कि कई राज्यों के राजा थे। नंदी केशवावतार के नाम की उपाधि इनकी नेक्स्ट महत्वपूर्ण उपाधि है, वो इसलिए क्योंकि नंदकेश्वर के मत का ये अनुसरण करते थे, उसको मानने वाले थे। नाटक राज का धीमान कर्ता इनको कहा जाता है। ये देखिए, नाटक राज कर्ता भी इनको कहा जाएगा। नाटक राज का धीमान कर्ता भी आपको कुछ किताबों में लिखा मिलता है। तो नाटक राज का धीमान कर्ता ये इसलिए कि ये नृत्य शास्त्र के ज्ञाता थे। शैल गुरु इसलिए कहा गया क्योंकि युद्ध के अंदर ये निपुण थे, युद्ध कला में निपुण थे। चाप गुरु इसलिए कहते थे कि धनुर्विद्या के ज्ञाता थे। और धीमान इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्माण कार्य जो ये किया करते थे अपने, प्रजापालक इसलिए कि प्रजा के हितैषी। इस प्रकार इतनी सारी उपाधियां हम मेवाड़ के इतिहास में देखेंगे कि अन्य किसी शासक के पास नहीं रही है। यहाँ तक कि एक पूरा मेवाड़ का इतिहास, जब भी मेवाड़ की जैसे शब्द हमारा निकल के आता है, तो जैसे मेवाड़ आप शब्द बोलते हैं तो बोलते ही ध्यान रखो एक उभर के एक चित्र हमारी स्मृति पटल पर आता है, और वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास इतनी उपाधियां नहीं थी जितनी उपाधियां महाराणा कुंभा के पास थी। महाराणा कुंभा के अब हम जो बात करेंगे, चूंकि ध्यान रखिए आज हमें टॉपिक महाराणा कुंभा पर ही बात करनी, चूंकि महाराणा कुंभा का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। तो महाराणा कुंभा के जीवन में जब वो शासक बने थे तो उस समय उनके सामने संघर्ष के दो प्रमुख कारण थे। उनकी दो समस्या उनके सामने थी। पहली समस्या थी चाचा और मेरा का दमन करना, और दूसरा महाराणा कुंभा का जो दूसरे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो था रणमल का दमन करना। तो रणमल का दमन और चाचा और मेरा का दमन ये उन्हें करना था। ये दो इंपॉर्टेंट उनके मानी के इंपॉर्टेंट वर्क थे, महत्वपूर्ण कार्य थे जो कुंभा को सबसे पहले करने थे। महाराणा कुंभा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक महान राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने बहुत दिमाग लगा के क्या किया कि रणमल को, चूंकि जो मारवाड़ से था तो मारवाड़ से रणमल को बुलाया और रणमल सेना के साथ वहां पर आया, और रणमल की सहायता से चाचा और मेरा का दमन किया, यानी कि चाचा और मेरा की हत्या महाराणा कुंभा ने करवाई। किसकी? चाचा और मेरा, इन दोनों की जो हत्या करवाई महाराणा कुंभा ने। चाचा और मेरा वही हैं जिन्होंने महाराणा कुंभा के पिता मोक्कल की हत्या की थी। ओके, तो इससे क्या है कि मारवाड़ के रणमल की सहायता से, आप ये ध्यान रखना, चाचा और मेरा की हत्या करवाई गई। अब सवाल यहां पर था कि रणमल जो है इसका दमन कैसे किया जाए। रणमल को दमन करने के लिए घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूं। रणमल की प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। भारमली जो है वो कुंभा को पुत्रवत प्रेम करती थी। कुंभा को पुत्र के समान उसे प्रेम किया करती थी। रणमल ने कई बार भारमली से कहा था
कि महाराणा कुंभा की जहर देकर हत्या कर दो या महाराणा कुंभा को आप जान से मार दो, लेकिन भारमली ने ऐसा नहीं किया। चूंकि मैंने कहा आपसे कि भारमली जो थी वो कुंभा को पुत्रवत प्रेम करती थी, इसी का फायदा उठाया महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने भारमली का सहयोग लिया और भारमली का सहयोग लेकर के रणमल की जहर देकर हत्या करवा दी। चूंकि रणमल उस पर विश्वास करता था, रणमल को एक आइडिया ही नहीं था कि भारमली जो मेरी प्रेमिका है मेरे साथ ऐसी गद्दारी कर सकती है या मेरी हत्या तक वो कर सकती है। ये हमारे मारवाड़ के जो शासक मारवाड़ या मेवाड़ या अन्य जो भी रियासतें हैं, उन रियासतों में हम देखते राजपूताना में, और राजपूताना के अलावा अन्य राज्यों को भी हम ये देखेंगे इतिहास में, तो ये एक माइनस पॉइंट हमें शासकों का नजर आता है कि इनके एक से अधिक विवाह रहे हैं। एक से अधिक विवाह होना इनके पतन का कारण रहा है। आप ये ध्यान दें कि जो भी आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इस बात का थोड़ा कंसेप्ट अपना तैयार रखें कि जो एकाधिक जो विवाह है, एक से अधिक जो विवाह है, वो शासकों के पतन का कारण रहा है क्या? तो आप ये ध्यान दें कि एकाधिक जो विवाह रहा है वो शासकों के पतन का कारण है। क्योंकि शासक जो थे कई बार जो पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण जब कर दिया करते तो वहाँ की जो लड़कियां होती थी उनसे जबरदस्ती शादी भी कर लिया करते थे। कई बार उस लड़की की इच्छा नहीं होती, इच्छा के विरुद्ध शादी होती थी, तो हर रानी को ये लगता था कि जो मेरा पुत्र है वो शासक बनना चाहिए, इसलिए कोई ना कोई रानी उसकी हत्या करवा दिया करती थी। और प्रेमिकाओं का इनका काफी एकदम जमघट सा रहा करता था एक तरीके से, तो कोई भी महिला जो इनकी हत्या करवा दिया करती थी, एक माइनस पॉइंट था। तो यही जो माइनस पॉइंट है इसका, ये इसके लिए बड़ा भारी पड़ा और भारमली जो है, भारमली ने इसकी हत्या करवा दी थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर मारवाड़ के अंदर 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें मारवाड़ यहाँ चल रहा है। देखिए दरअसल मारवाड़ में आप यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे, एक संधि की बात करेंगे। संधि कैसे? रणमल जो है, रणमल का पुत्र जो कि मारवाड़ का एक प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है, जिसको जानते हम राव जोधा के नाम से। राव जोधा को जब ये पता लगा कि मेरे पिता की जब हत्या कर दी गई है, तो राव जोधा ने अपने पिता की हत्या का बदला मेवाड़ से लेना चाहा, और यहीं से आप ये मानिए मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष एक तरीके से प्रारंभ होता है। अब यहां क्या रहा कि जब राव जोधा ने जब आक्रमण किया, मेवाड़ पर जब आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के अंदर बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। क्या बढ़त क्यों और स्थिति क्यों बनी? क्योंकि हंसाबाई रणमल की जो बहन थी वो यहां मौजूद थी। तो हंसाबाई को बड़ा बुरा लगा, तो हंसाबाई ने स्वयं ने मध्यस्थता की, और मध्यस्थता करके कुंभा और राव जोधा इन दोनों की आपस में संधि करा दी। और इसी संधि को आप ये ध्यान रखिए, इतिहास में आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो आरएस की तैयारी पर हैं या पटवारी पर कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हमारा। इसमें क्वेश्चन आता रहता है कि आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई, किन रियासतों के मध्य हुई। तो रियासतों की बात होगी तो मेवाड़ व मारवाड़ आपको करना होगा, और शासकों की बात होती थी कुंभा और राव जोधा। इसके तहत यह हुआ कि जो मध्यस्थता जो हंसाबाई ने कर दी, अब मेवाड़ और मारवाड़ जो है उसकी एक सीमा बनाई गई, और सीमा का जो अपमानी निर्धारण सीमा निर्धारण का जो बिंदु था, वो बिंदु बनाया गया सोजत जो वर्तमान में पाली के अंदर है। जो सोजत की मेहंदी काफी प्रसिद्ध है यहाँ की, तो आप ये ध्यान रखें सोजत की मेहंदी काफी फेमस है और जबरदस्त। ये यहाँ की मेहंदी यही नहीं, महाराष्ट्र ने फिल्मी दुनिया का जो शहर माना जाता है, मुंबई तक जो है सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। ये स्थितियां यहाँ रही है। तो आप ये ध्यान दें सोजत जो है वो उसका पॉइंट बना मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का। इसके बाद जोधा जो है, जोधा ने अपनी पुत्री जिसका नाम था श्रृंगार देवी, इस श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। ये संधि के बाद हुआ है। अब ये देखिए, जैसा मैंने पहले भी पूर्व वीडियो क्लासेस में आपको बताया है लेकर के, कि जो विवाह किया जाता था वो राजनीतिक लाभ से किया जाता था। मध्यकाल में जो विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राजनीतिक लाभ होता था, तो जिससे उनकी जो दुश्मनी है वो दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाया करती थी। इसी श्रृंगार देवी ने, आप ये ध्यान रखिए, चित्तौड़ के अंदर घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अब आप प्रश्न को ध्यान रखना, खासतौर पर पटवार का एग्जाम भी आने वाला है, स्टूडेंट का ध्यान रखिए। घोसुंडी की जो बावड़ी, जो
बनी है, ये घोसुंडी की बावड़ी का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण किया गया है किसके द्वारा? श्रृंगार देवी के द्वारा किया गया है। आरएस मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था घोसुंडी शिलालेख, चूंकि यहां से एक शिलालेख मिला है जिसलिए उसका नाम भी क्या हो गया? घोसुंडी शिलालेख। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जिसमें ये आरएस के अंदर, आरएस मेंस के पेपर में पहले आ चुका है। तो जिसमें घोसुंडी जो शिलालेख मिला है ये मिला है नगरी से, नगरी यानी कि चित्तौड़, और इसकी जो भाषा वो संस्कृत है, इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। अब जो ये शिलालेख हमें जो जानकारी देता है वो जानकारी देता है दरअसल राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय का जो प्रचलन था उससे संबंधित है। तो आप ये मानिए कि वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम जो अभिलेख है वो घोसुंडी शिलालेख माना जाता है। इससे जानकारी मिलती है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर यहाँ वैष्णव धर्म प्रचलित था। वासुदेव की मान्यता का उल्लेख और अश्वमेध यज्ञ के उल्लेख की जो जानकारी मिलती है वो इस घोसुंडी शिलालेख से मिलती है। एक जानकारी हमें ये भी यहाँ मिलती है इस शिलालेख से कि कहते हैं गजवंशी जो पाराशरी है, गजवंशी पाराशरी के जो पुत्र हैं सर्वतात ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसका उल्लेख भी जो मिलता है वो घोसुंडी शिलालेख से मिलता है। तो ये जानकारी हमें किससे? घोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुई है। ये जो शिलालेख, ये जो अभिलेख है दरअसल चूंकि टूट चुका है, कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है, और इसका एक बड़ा जो विशाल एक शिलाखंड है, एक बड़ा जो शिलालेख है प्रेजेंट में आज जो उदयपुर का जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वहां पर ये मौजूद है, वहां रखा हुआ है। हमें अब जो मूल रूप से आगे जो बात करनी है इस राजनीतिक संघर्ष के दौरान महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में, तो आप ये ध्यान रखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिस पर डिस्कस करें मेवाड़ मालवा संघर्ष। मेवाड़, चूंकि मेवाड़ का जो इतिहास है मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि जो ज्योग्राफिकल बेस पे कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, कुछ प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र मेवाड़ के अंदर आता है, और मालवा जो क्षेत्र है वो अपना मध्य प्रदेश और कभी कभी थोड़ा गुजरात इस टाइप का जो इलाका है वो मालवा प्रदेश के अंदर आता है। मेवाड़ मालवा संघर्ष का मित्रों दो कारण यहाँ पर मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला कारण जो माना जाता है वो ये है कि जो मालवा सुल्तान था महमूद खिलजी, जिसे महमूद खिलजी प्रथम के नाम से हम जानते हैं, तो महमूद खिलजी जो प्रथम है उसने मेवाड़ के जो विद्रोही थे, दरअसल चाचा और मेरा का जो सहयोगी था जिसका नाम था महपा पवार, और चाचा का पुत्र जिसका नाम था अक्का, इन दोनों विद्रोहियों को शरण दी थी महमूद खिलजी प्रथम ने। कुंभा ने जब पत्र भेजा कि इन विद्रोहियों को मुझे सौंप दो, तो जिसके लिए कि महमूद खिलजी प्रथम ने मना कर दिया था। दूसरा जो संघर्ष का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है मालवा का उत्तराधिकार संघर्ष। दरअसल मालवा का उत्तराधिकार संघर्ष वो क्या है कि महमूद खिलजी ने क्या किया था कि जो मालवा का जो शासक था उसका नाम था सुल्तान होशंग शाह, उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसने मृत्यु के बाद उमर खां, जो होशंग शाह का पुत्र था उमर खां, वो शासक बना, और लेकिन उसको गद्दी से हटा करके महमूद खिलजी प्रथम ने स्वयं ने सत्ता को, मालवा की सत्ता को हथिया लिया था। ये दो कारण थे, और चूंकि जब उसकी गद्दी को हथियाया गया तो उमर खां ने मेवाड़ आकर के कुंभा से सहायता मांगी थी। तो उस नाते से दो स्थितियां बनी। तो इतिहास में हमारे यहाँ जो मेवाड़ मालवा संघर्ष के जो कारण माने जाते हैं वो ये दो कारण माने जाते हैं। मेवाड़ मालवा संघर्ष जो चला था वो 1437 से 56 तक चला था। इसमें इसके संघर्ष में जो पहला युद्ध हमें जो आता है तो कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, परिणाम जो रहा वो युद्ध का रहा। सारंगपुर नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है, और ये 1437 ईस्वी के अंदर जो है सारंगपुर का ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। इसमें जो जीत हुई थी वो महाराणा कुंभा की जीत हुई थी, महाराणा कुंभा जीते थे। महाराणा कुंभा ने इसी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर, वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक स्तंभ है जो आपको दिख रहा है, जिसको ये विजय स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा करवाया गया था। हमारे एग्जाम्स में विजय स्तंभ को लेकर के कई बार प्रश्न आता है लेकिन, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं।
इस विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ वो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। 1440 से 48 के दौरान 1440 से 1448 के बीच इसका जो है इसका निर्माण हुआ है। यानी आप ये मानिए पूरे 8 साल जो है इसको बनाने में लगे हैं। इसके जो सूत्रधार थे एक तरीके से वो थे जैता, उसका नाम है जैता। चौड़ाई जो है वो 30 फीट का एक बेसिक आधार इसका माना जाता है। ऊंचाई जो है वो 122 फीट मानी जाती है। यहाँ कहीं कहीं कुछ किताबें आपको 120 फीट बोलती हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वो 122 फीट के बारे में यहाँ बात करती हैं। मीटर में यदि बात होगी तो 37.19 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। 9 मंजिल का ये बना हुआ है। इसमें 127 इसके अंदर सीढ़ियां मानी जाती हैं। लेकिन कहते हैं इसका जो मुख्य द्वार है वो ये कहते भगवान विष्णु को ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित रहा है, उसको विष्णु ध्वज की संज्ञा दी गई है और ये नाम दिया है डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने। इसके मुख्य द्वार को जो दिया है नाम विष्णु ध्वज वो डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे के द्वारा दिया गया है। आपको एक खास तौर पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूं। कुछ गाइड्स, उन गाइड्स के नाम हम यहाँ लेना ठीक नहीं है, क्योंकि गाइड के नाम यदि मैं लूंगा किस गाइड में गलत लिखा हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे डिसलाइक भी किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा विचित्र है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी की आलोचना करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ मेरे विद्यार्थी जो हैं उसको कन्फ्यूजन क्लियर रहे, चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि राजस्थान जीके के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है। कई अलग अलग गाइड, क्योंकि हर कोई मतलब गाइड लिख करके विद्वान की श्रेणी में बना हुआ है और काफ़ी यहाँ पर एक मानिए कि जो राजस्थान का जो विद्यार्थी वर्ग है उसकी जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है लेकर के, और बड़ा विचित्र है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वहाँ गाइड में लिखा हुआ है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक है। आप ये ध्यान रखिए, कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि विजय स्तंभ की जो मंजिलें हैं वो 9 हैं और कीर्ति स्तंभ की जो मंजिलें हैं वो 7 हैं। ये दोनों अलग अलग है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो बकायदा सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हुआ है। विजय स्तंभ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। मित्रों, ये दोनों चीजों को आप ध्यान रखिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या किसी को कोई डाउट है तो मैंने आपसे कहा कि अंत में अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ देता ही हूँ, आप अपने बाकायदा बात कर सकते हैं, बाकायदा आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, क्योंकि जब तक मैं फैक्ट्स क्लियर ना होते 10-10 12-12 किताबों को जब हम पढ़ने के बाद फिर मैं फैक्ट्स हम आपके पास लाते हैं, चीजें क्लियर किस प्रकार से हैं। तो चूंकि आप ये ध्यान रखिए ये दोनों अलग हैं, और चूंकि कीर्ति स्तंभ के बारे में भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आप क्लास को लगातार लेते रहिए और अभी हम देख कीर्ति स्तंभ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मुख्य द्वार जो है वो इसका विष्णु ध्वज कहलाता है। इसको डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसके बारे में कहा है। इसे डॉक्टर गॉड्स जो रहे हैं, डॉक्टर गॉड्स ने मूर्तियों का विश्वकोश की इसको संज्ञा दी है। फर्गुसन जो हुए हैं उन्होंने रोम का टार्जन इसको कहा है। हमारे कर्नल जेम्स टोड साहब जो कि राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, उन्होंने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है। कुतुब मीनार जो आप जानते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर मौजूद है कुतुब मीनार, तो उससे भी बेहतरीन इसको माना है। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल पर यहाँ जो कि एक सांप्रदायिकता का सांप्रदायिक एकता का प्रतीक हम इसको मान सकते हैं, यहाँ पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर जो है वो 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 1857 यानी कि 1857 के अंदर जब हमारे क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम संघर्ष है मित्रों, और अंतिम जो संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन का माना जाता है वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन माना जाता है। तो 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति के दौरान, चूंकि वहां उस समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, राणा स्वरूप सिंह उस समय शासक थे, और राणा स्वरूप सिंह का जो रवैया था अंग्रेजों के प्रति वो सहयोगात्मक था, विरोधात्मक नहीं था। राणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। डिटेल में बात करेंगे हम, अगली क्लासेज के अंदर बात करेंगे वहां पर कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी सहायता की थी। तो राणा स्वरूप सिंह जब उस समय चल रहा था तो 1857 के अंदर कहते हैं इस पर बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरने से उस समय इसको नुकसान पहुंचता है इसको, तो इसका जो पुनर्निर्माण जो करवाया जाता है तो वो करवाया जाता है राणा स्वरूप सिंह के द्वारा।
नुकसान पहुंचने के अन्य भी को कारण किताबें अलग अलग बताती हैं। कहते हैं कोई कि बारूद से इसको नुकसान हुआ, लेकिन कहीं का ज्यादातर जो राय इतिहासकारों को बिजली को लेकर के बात यहाँ पर होती है। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था, और डाक टिकट जारी हुआ। और हमारे जो राजस्थान पुलिस हमारी जो है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का जो भार है जिसके कंधों पर है वो राजस्थान की पुलिस के ऊपर है। तो राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो वही विजय स्तंभ है। आप लोगों ने कभी राजस्थान पुलिस में जो सिपाही होते हैं उनके बकायदा आप बाजू के पास आपने स्टिकर देखा होगा जिस पर विजय स्तंभ का चिन्ह उस पर बना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो संघर्ष होता है जिसे नागौर संघर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, वो नागौर संघर्ष में एक युद्ध होता है जो कि कुंभा और शम्स खां और सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य होता है। कुतुबुद्दीन जो है ये गुजरात का शासक था। ध्यान रखिए कुछ नाम कंफ्यूजन वाले, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का हुआ, चूंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय नहीं था, वो 1206 से 10 की ईस्वी का मामला है। बट मैं बात जो कर रहा हूँ गुजरात के शासक की बात कर रहा हूँ। तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और शम्स खां ये दोनों एक साथ थे, और कुंभा जो है ये अलग थे। तो इनके बीच हुआ, और इसमें भी जो जीत इस नागौर युद्ध के अंदर हुई थी तो कहते हैं कि वो हुई थी कुंभा की। तो कुंभा कहते हैं कि जो नागौर है उस नागौर को कुंभा ने जीतने के बाद चारागाह भूमि बना दिया। इतिहास हमें ये कहता है लेकर के, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वगैरह से हमें जानकारी इस प्रकार की मिलती है। तो कहते हैं कि मस्जिद को जो है वो तोड़वा दिया था कुंभा ने, और पूरे नागौर को एक चारागाह भूमि उसको घोषित कर दिया था। यहाँ क्या हुआ कि जब लेकर के बात एक संधि होती है, और सुल्तान जो महमूद खिलजी होता है वो उसका मिलन होता है, वो मिलता है कुतुबुद्दीन शाह जो है गुजरात के शासक, ये दोनों आपस में मिलते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक है, और कुतुबुद्दीन शाह जो कि गुजरात का शासक है, ये दोनों कुंभा के विरुद्ध एक संधि करते हैं, और वो संधि कहलाती है चंपानेर की संधि। चूंकि संधि चंपानेर में होती है इसलिए इसका नाम पड़ता है चंपानेर की संधि। आप ये ध्यान रखिए, आरएस लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पीछे पहले पटवार के एग्जाम में आ भी चुका है। और वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था पटवार के एग्जाम में, वो ये पूछा गया था कि चंपानेर की संधि किन रियासतों के मध्य हुई थी। तो आप ये ध्यान रखिए वहां रियासतों का नाम पूछा गया था, न कि वहां पर शासक को नाम पूछा गया था। तो रियासतें थी मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी इसमें। चूंकि इसके बाद क्या होता है कि माणा कुंभा का जो संघर्ष होता है महमूद खिलजी से, वो होता है बदनौर में, जहाँ की बैराटगढ़ नामक जगह पर इनमें आपस में संघर्ष होता है। और वो संघर्ष जो बैराटगढ़ में हुआ इसलिए उसको बैराटगढ़ युद्ध के नाम से हम जानते हैं, जो कि बदनौर के अंदर हुआ तो 1457 में। यहाँ पर महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें भी जो विजय प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी महाराणा कुंभा ने। कहते इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बदनौर जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये पूरा राजनीतिक संघर्ष रहा है मित्रों, वो है महाराणा कुंभा का। तो यहाँ से क्वेश्चन ये ध्यान रखिए यदि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो कुंभा का रहा है उससे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से 100% रूप से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारा समावेश यहाँ पर मौजूद है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। महाराणा कुंभा राजनीतिज्ञ के साथ साथ मैंने कहा कि साहित्य प्रेमी भी थे। वो बकायदा उन्होंने काफी ग्रंथ भी लिखे हैं। तो कुंभा के कौन कौन से ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर चर्चा अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कुंभा के द्वारा लिखा गया जो पहले ग्रंथ जिसे हम संगीत राज के नाम से जानते हैं, जो कि एक वृहत्तम ग्रंथ सिरमौर माना जाता है, और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में इसकी गिनती की जाती है। रसिक प्रिया जो कि जयदेव का एक ग्रंथ है जिसे गीत गोविंद के नाम से हम जानते हैं। गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई है, और इस गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है जिसे रसिक प्रिया के नाम से आप जानते हैं। तो आप ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन अलग अलग मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। रसिक प्रिया का लेखक कौन है, वो कुंभा होगा, लेकिन गीत गोविंद का जो लेखक है वो जयदेव होगा। एक ग्रंथ नेक्स्ट जो कि एकलिंग महात्म्य के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एकलिंग महात्म्य जो शैव धर्म से संबंधित रहा है, जिसकी रचना कुंभा के द्वारा, एक भाग की रचना कुंभा ने की है इसके जो पहले भाग है, और कान व्यास के द्वारा की गई है।
यहाँ जो अन्य ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में क्वेश्चन ध्यान रखें, इन ग्रंथों से प्रश्न पहले महाराणा कुंभा का आ चुका है और प्रश्न ये था कि कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो आपको इन ग्रंथों का नाम याद रखना है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा प्रबंध, हरिवार्तिका, चंडी सतट्टिका, वाद प्रबंध और संगीत क्रम दीपिका जो है, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। मित्रों, अब हमें बात करनी है यहाँ से, वो है महाराणा कुंभा का स्थापत्य प्रेम क्या रहा था। दरअसल महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। हमने कहा आपसे कि महाराणा जो कुंभा रहे हैं वो राजनीतिज्ञ रहे हैं, स्थापत्य कला में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। दरअसल मेवाड़ की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को जो संगठित किया गया था, एक सुरक्षित सुदृढ़ किया गया था, वो महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। इसलिए काफी कोई दुर्ग जो थे कुंभा के द्वारा बनवाए गए थे। ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो कुंभा के काल में हुआ था। इसलिए कुंभा का शासन काल जो है वो मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण जो किले रहे हैं, जिनमें एग्जामिनर हमारे जो बार बार प्रश्न हमसे बनाता है, उनमें हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। जिसमें पहला जो आपको आता है, आप देख रहे हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से उसको हम जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि जरगा पहाड़ी पे बना हुआ, ये गिरि दुर्ग है जो कि जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है और राजसमंद जिले के अंदर है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार थे मंडन इनके वास्तुकार रहे हैं। इसका निर्माण 1443 से 56 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण किया गया। निर्माता महाराणा कुंभा रहे हैं। ये ध्यान रखिए, इनके एक क्वेश्चन ये आ चुका है आपका कि जिसमें इसमें जो इनका परकोटा है, जो इसकी दीवार है, आप दीवार इसके परकोटा आप देख रहे होंगे लेकर के, ये जो परकोटा है ये कितने किलोमीटर का है, तो 36 किलोमीटर राउंड फिगर इसको माना जाता है। एग्जैक्ट जो है जो 35.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इस पूरे परकोटे को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रस्कॉन के नाम से इसको कहा है। इस दुर्ग में क्या क्या यहाँ पर स्थित, क्या घटनाएं यहाँ पर घटी थी, तो ध्यान रखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है। 1537 में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप का जो बाल्यकाल है, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनका कुछ बाल्यकाल भी जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी हम जानते हैं, इनके बारे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो कहते हैं उसका जो बचपन है वो बचपन भी, जो बाल्यकाल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिसे कटारगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। कटारगढ़ दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आप ये ध्यान रखना, ये जो है वो कटारगढ़ दुर्ग जो पूरा ये आता है। इस दुर्ग के बारे में, इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने ये कहा है कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर तक जब हम देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। दरअसल ये स्टेट एक सीधा दुर्ग बना हुआ है जो कि एक निजी आवास था महाराणा कुंभा का। तो इसके बारे में अबुल फजल ने इस बात को कहा है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। जो यहाँ देखा जाता है चित्तौड़ दुर्ग में इस काल में जो यहाँ एक आगे निर्माण हो, जो कि निर्माण 12वीं शताब्दी में, मैंने आपसे कहा था कि 2 अलग अलग चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एक तो विजय स्तंभ जो हो ही गया, और एक जो बना हुआ कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ जिस पर एक कीर्ति लिखी हुई हो, प्रशंसा लिखी हुई हो शासकों की, वो कीर्ति होती है। विजय के बारे में लिखा हुआ हो, यशगान हो शासकों का, तो उस हम कीर्ति के बारे में जानते हो। एक स्तंभ पे लिखा हुआ है इसलिए। अब ये जो कीर्ति स्तंभ है ये जैन धर्म से संबंधित है मित्रों, इसलिए इसको जैन कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कीर्ति, ये क्वेश्चन आ सकता है कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखिए, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। इस कीर्ति स्तंभ पर जो प्रशस्ति है उसके रचयिता जो माने जाते हैं वो अत्रि व महेश माने जाते हैं। या निर्माण जो है
वो बगेरवाल एक जैन व्यापारी के द्वारा उस समय हुआ था, जो कि 7 मंजिल का है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जो विजय स्तंभ है वो किस प्रकार का बना हुआ है। ये जो बना हुआ है वो कीर्ति स्तंभ है। यह आप साफ देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पिछले वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं कि विजय स्तंभ 9 मंजिल का है, ये 7 मंजिल का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो 22 मीटर और 75 फीट है, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर, चूंकि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 तीर्थंकरों पहले जैन तीर्थंकर जिन्हें हम ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको ये समर्पित है। तीर्थंकर का अर्थ होता है पारपथ निर्माता, यानी कि एक तरीके से मानिए जो सांसारिक जो भवसागर है, यहां से इस रास्ते को जो पार कराए उसे तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो बना है बसंती दुर्ग, जो कि सिरोही में स्थित है, और एक दुर्ग जिसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जिसको अचलगढ़ के नाम से हम जानते हैं। आप देख रहे हैं कि अचलगढ़ ये दुर्ग है। इसका निर्माण तो परमार शासकों के द्वारा हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था, चूंकि सिरोही में, और जो सिरोही बॉर्डर पड़ जाती है, इसलिए गुजरात साइड से जो आक्रमण हो रहे हैं उन आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा के लिए इस दुर्ग का पुनर्निर्माण जो है वो करवाया गया था। ओखा रानी महल, अचलेश्वर महादेव मंदिर, कपूर सागर तालाब और सावन भादो झील, इनका जो निर्माण है वो जो हुआ था वो कुंभा के काल में हुआ। एक बैराट दुर्ग जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। आप ये ध्यान दें कि बैराट जो पड़ता है, अभी क्वेश्चन आपको समझना है, एग्जामिनर ये कहते हैं कि बैराट दुर्ग स्थित है, तो चूंकि बैराट ऐसे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो बैराट जो है विराटनगर के नाम से इसको हम जानते हैं, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जो बैराट दुर्ग है वो कहां पर है, जयपुर में है, तो देखिए ये गलत हो जाएगा। बैराट जो है वो जयपुर में है, लेकिन बैराट जो दुर्ग है वो भीलवाड़ा के अंदर है। यह आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक भोमट दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है, दरअसल भीलों पर नियंत्रण करने के लिए इसको स्थापित करवाया गया था। यहां दूसरा है एक चित्तौड़ के अंदर कुंभा ने एक मार्ग बनवाया था, जिसको रथ मार्ग के नाम से हम जानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सावन भादो मंदिर जो कि सावन भादो जो कि एक तरीके से करणी माता मंदिर के अंदर ये बना हुआ है, और बीकानेर। अब ध्यान दें कि सावन भादो वहां पर है क्या, तो आप ये ध्यान दें कि सावन भादो जो है वो बड़ी कढ़ाइयां हैं दो, उनको सावन भादो के नाम से जानते हैं। अब देखिए सावन भादो को लेकर के माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ डाउट्स, या जो सावन भादो नाम को मिलते जुलते को लेकर और भी चीज हमारे राजस्थान में कौन कौन सी है, उन पर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इससे लिंक चूंकि इसमें रख रहा है, ध्यान रखना, बट ये इनका लिंक चूंकि जो है वो महाराणा कुंभा से नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि संबंध इनका आपस में जो है ऐसा कोई लिंक जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन नाम इनका एक होने के कारण चूंकि आपको बता देता हूं इस नाम से और क्या क्या है, इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लें। सावन भादो महल जो कि डीग के अंदर है, सावन भादो जो बांध है वो कोटा के अंदर है, एक सावन भादो जो नहर है वहां कोटा के अंदर मानी जाती है। ये कुंभा का पूरा व्यक्तित्व रहा है, पूरा इतिहास रहा है। कुंभा की संतानों में मैंने आपको बताया था कि उसकी एक पुत्री थी जिसको रमाबाई, जिसकी उपाधि वागीश्वरी थी, जो कि वीणा वादक थी, संगीतज्ञ थी, इसलिए उसको वागीश्वरी के नाम से जाना गया, उपाधि प्रदान की गई। दरअसल कुंभा जो है, कुंभा का जो अंत होता है, कुंभा की हत्या उसी के पुत्र, उसके बड़े पुत्र जिसका नाम था उदयकरण उदा, उसके द्वारा कर दी जाती है। और उदा को मेवाड़ में पितृहंता यानी कि पिता का हत्यारा कह के इतिहासकारों के द्वारा संबोधित किया गया है। इसका दूसरा भाई जो कि छोटा भाई रायमल जो था वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो ईडर में है। ईडर जो गुजरात में पड़ता है, वहां उसका ससुराल है। तो वहां पर इस समय इस एट प्रेजेंट 1468 ईस्वी के अंदर जब कुंभा की हत्या उदयकरण अपने बेटे के द्वारा हत्या की जा रही है, तो उस समय उसका दूसरा बेटा मेवाड़ में मौजूद नहीं है। आप ये ध्यान दें कि चूंकि घटनाक्रम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको लेकर के चलूंगा, आप ये ध्यान रखिए इस बात को। तो कुंभा की हत्या हो जाती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए मित्रों, कुंभा के समकालीन कुछ व्यक्तित्व रहे हैं, उन व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते कि कुंभा के दरबार में या कुंभा के जो मित्र थे या कुंभा के साथ कौन कौन थे उस समय, वो कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उस पर चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम आएगा सारंग व्यास जो थे वो कुंभा के संगीत गुरु थे।
अब ध्यान रखिए, प्रश्न होगा कुंभा के संगीत गुरु कौन है, तो वो होंगे सारंग व्यास। कान्ह व्यास जो कि कुंभा का वैतनिक कवि था, कवि लेखक जो रहे हैं वो दरबारों में रहे हैं, एक परंपरा रही है। तो कुंभा का जो वैतनिक कवि था, जो वेतन लिया करता था, वो था, उसका नाम था कान्ह व्यास। एकलिंग महात्म्य की जो ग्रंथ है वो, उसमें कान्ह व्यास ने भी इसको रचा है। कान्ह व्यास ने दरअसल इसे वेतन लेकर के लिखा था। इसका जो पहला भाग है एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का, वो राजवर्णन कहलाता है। इसका राजवर्णन के नाम से इसको जानते हैं, जिसे कुंभा ने रचा था। अब यहाँ आप ध्यान रखिए, यदि चूंकि हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जब एग्जाम लेता है तो ध्यान रखिए वहाँ के काफ़ी अच्छा उसका जीके होता है, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो यदि एग्जामिनर यहाँ उतर जाए कि राजवर्णन का रचयिता कौन है, तो आप ये ध्यान रखिए इस भाग को रचा है महाराणा कुंभा ने, और बाकी जो ग्रंथ रचा गया है वो रचा गया है कान्ह व्यास के द्वारा। इसे दरअसल इसकी जो तुलना की जाती है वो पुराणों से की जाती है, और वो पुराणों से इसकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि पुराणों में वंश शासकों की वंशावली का वर्णन होता है। तो गुहिल वंश के शासकों की जो वंशावली है वो इस एकलिंग महात्म्य में है, इसलिए इसको पुराण से संज्ञा इसकी दी गई है, पुराण से तुलना इसकी की गई है। मंडन जो कि एक गुजराती ब्राह्मण था, खेता इसके पिता का नाम था, और कुंभा का ये दरबारी शिल्पकार था। आप अपने प्रश्न को यही खत्म कर सकते हैं, यही पूछा जा सकता है कि मंडन था, तो आप ध्यान रखें मंडन शिल्पकार था। तो मंडन ये शिल्पकार था। इसको कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं, उन ग्रंथों पर आप ध्यान दें, मंडन ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों से लिंक क्या रहा है, वो ग्रंथ किससे संबंधित हैं। तो प्रसाद मंडन जिसने लिखा है, जिसके अंदर महल और मंदिर देवालयों का जो निर्माण हुआ करता था उसके बारे में प्रसाद मंडन के अंदर लिखा गया है। राजवल्लभ मंडन जो कि मूर्ति कला से संबंधित ग्रंथ है। देव मूर्ति प्रकरण जिसे रूपावतार मंडन भी कहते हैं हम लोग, तो मूर्ति निर्माण और मूर्तियों की जो स्थापना किस प्रकार की जाती है उसका जो उल्लेख है वो देव मूर्ति प्रकरण के अंदर है। शकुन मंडन के नाम से जो ग्रंथ रचा गया है उसमें शुभ अशुभ जो से संबंधित जो तथ्य हैं, शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, इस प्रकार की जो जनश्रुतियां हैं या मानिए किंवदंतियां हैं, उनके बारे में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शकुन मंडन के अंदर। वास्तुसार और वास्तु मंडन ये दोनों जो ग्रंथ हैं, जो ये वास्तुकला से संबंधित ग्रंथ हैं। रूप मंडन जो ग्रंथ है वो मूर्ति कला से संबंधित रहा है। ये सारे ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए हैं। एक जो नेक्स्ट व्यक्तित्व रहे आशानंद, जो कि कुंभा का दरबारी पुराण वाचक था, पुराणों को वाचन किया करता था, उसका नाम आशानंद था। इसका जो मुख्य ग्रंथ है वो कोदंड मंडन के नाम से इसको लिखा गया है। आचार्य हीरानंद जो रहे हैं वो जैन संत हैं, जो कि कुंभा के गुरु, कुंभा जो है इनको अपना गुरु माना करता था। और आचार्य सोमदेव ये भी जैन संत हैं, जिन्हें कुंभा ने कविराज की उपाधि इनको प्रदान की थी। तो हीरानंद और सोमदेव जो रहे हैं वो कुंभा के ये जैन संत रहे हैं, कुंभा के दरबार में रहने वाले, कुंभा के समकालीन जो रहे हैं। मित्रों, आज की चर्चा जो हमारी है वो यहाँ कुंभा को लेकर के है, समाप्त हो चुकी है। कुंभा के बारे में एक भी प्रश्न ध्यान रखें, एग्जामिनर यहाँ से बाहर निकालना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि सारी किताबों को मिला करके या कुंभा के व्यक्तित्व के बारे में, जो कि आप एग्जाम पटवार का एग्जाम हो या आरएस का एग्जाम हो या आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी इसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि टॉपिक हमारा एक तरीके से हाथी का पाँव आप टॉपिक मानिए, और हाथी का पाँव जैसे सबका पाँव आ जाता है, तो हर एग्जाम्स की तैयारी आप इस कुंभा से कर सकते हैं। कुंभा से आगे आने वाले जो व्यक्तित्व मेवाड़ के हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट हमारी क्लासेज में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। यदि ये क्लासेज आपको सही लग रही हैं तो आप ध्यान रखिए, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।